नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक के साथ आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो अमेरिका फर्स्ट और इसके लिए भारत कितना तैयार दिख रहा है। जिस तरीके से भारत के अवैध इमिग्रेंट्स यानी प्रवासियों को भेजा गया है सेना के प्लेन में बिठाकर, और जिस स्थिति में भेजा गया है उसे लेकर भी तमाम अटकलें लग रही है, तमाम विश्लेषण हो रहे हैं कि आखिर भारत की जो स्थिति है अमेरिका के सामने वो किस तरह की है। कुछ सवाल और हैं, कुछ बातें और हैं जो हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने रखें, उसके बाद आज के पैनलिस्ट के साथ उनकी मदद से आप तक उससे संबंधित जो चिंताएं हैं या फिर जो जानकारी है पहुंचाने की कोशिश शुरू करेंगे। एक नज़र आप अपने टीवी स्क्रीन पर दीजिए कि पीएम मोदी की जो अमेरिका यात्रा होने वाली है, कहा जा रहा है कि ये शायद 13 फरवरी को मुलाकात होने वाली है अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। तो इस यात्रा के ऐसे में क्या मायने हैं जब ट्रंप टैरिफ वॉर में जुटे हुए दिख रहे हैं, अवैध प्रवासियों को जो है सेना के इस्तेमाल से उनके वतन वापस भेजा जा रहा है। एक कयास ये भी लग रहे हैं कि भारत जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर अपनी रणनीति एक चुप्पी सी साधे हुए है बांग्लादेश के तीखे तेवरों के बीच, तो क्या अमेरिका के साथ बांग्लादेश को लेकर किसी तरह की साझेदारी दिख सकती है। अवैध प्रवासियों को जिस स्थिति में भारत भेजा गया है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जिस तरीके से इस वापसी की हलचल है उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए, और ट्रंप की जो टैरिफ दादागिरी है उस पर भारत कितना तैयार है। हालांकि तैयारी की अगर बात करें तो अभी बजट आया है और बजट में जो हैवी वेट बाइक्स हैं और जो छोटी भी बाइक्स होती हैं उन पर भारत सरकार ने टैरिफ कम कर दिया है। इसलिए भारत की जो तैयारी है वो कितनी मजबूत तैयारी है, और चीन की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, यानी कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया और उसके बदले में चीन ने भी जो टैरिफ लगा दिया, उससे भारत के जो व्यापार है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, उस पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर प्रमोद पावा, फॉर्मर डिप्लोमेट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में प्रमोद पावा सर आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप तो लगातार जो है कूटनीतिक की दुनिया में आपका एक व्यापक अनुभव है, इस तस्वीर जो शायद आप भी देख पा रहे होंगे सेना के विमान से जिस तरीके से भारतीयों को भेजा गया है, बल्कि कुछ तस्वीर तो ऐसी भी आ रही थी कि उनके पैरों में भी हथकड़ी लगी हुई है, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा जो है वहाँ पर किसी तरह का गुनाह कर दिया हो, या किस तरह के ये क्रिमिनल्स होते हैं जिस स्थिति में उन्हें वतन वापसी कराई गई है। प्रमोद सर, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी आज ही गुजरात में एक छोटी सी मछली पकड़ी गई है लोथिया के नाम से, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो ड्रग सप्लाई करता था विटामिन ई के नाम से, फेनाटिलिया जो भी नशीली दवाएं हैं, और वो अंकलेश्वर से बनवाकर उसको मैक्सिको भेजता था, मैक्सिको से वो अमेरिका जाती थी, ऐसे आरोप लगे। और जितने भी ये डंकी रूट से जाने वाले बच्चे हैं या अवैध जाने वाले बच्चे हैं, ये लोग वहां जाके जाने से पहले एजेंट इनको इतना कंगला खाली कर देते हैं, नंगा मुंगा कर देते हैं, तो वहां ये मोटे अपराधों में या तो लिप्त हो जाते हैं या अधिक पैसा कमाने के चक्कर में ये नशीली दवाओं की सप्लाई में लिप्त हो जाते हैं। आप देखें कि अवैध रूप से जाने वाले जिनको हम लोग डंकी या जो भी आप कह लें, वो कनाडा जाते हैं, और कनाडा से खासकर हमारे पंजाबी समुदाय के बच्चे बहुत जाते हैं जी। लेकिन क्या है कि कल 205 में आने वालों में एक भी पंजाबी नहीं था। इसका मतलब अगर पंजाबी जाते हैं तो वहां पहले से वो पंजाबी हैं, वो खेतों में काम करने चले जाते हैं या छोटी मोटी नौकरी भी कर लेते हैं, जो पंजाबियों के डीएनए में होता है कि वो कहीं भी काम को कुछ करने में शर्म महसूस नहीं करते जी। और किसी समुदाय विशेष पर या किसी राज्य विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर क्षेत्र का एक अपना कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है, और कुछ ऐसी संस्कृति होती है जिनको जल्दी से तेजी से पैसा कमाना होता है। कहा जाए कि आने वालों में अधिकतर गुजरात के बच्चे हैं या कुछ हरियाणा के हैं। जो आंकड़े उसमें जो 30 है वो पंजाब के हैं, 33 और 33 गुजरात और हरियाणा के बताए गए। अगर मेरे पास ये आंकड़े जो है वो गलत हैं तो आप दुरुस्त कर सकते हैं जी। ये तो फिर टोटल मिला के कितने हुए, 66, और तो बहुत कम हुए, 70 हुए जी। अगर उसमें 30 पंजाब के भी हैं तो उनके नाम डिक्लेयर करने चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार को ये चीज बताना चाहिए कि कौन लोग आए हैं। और जो कुछ भी हम अपनी मीडिया पर देख रहे हैं
जो भी हमारी गोदी मीडिया है, मैं तो कहता हूँ ये टीवी रोड की हवेलियां हैं जी। जो की खनक पर मुजरा करती हैं। पत्रकारिता नाम का तो कोई रह ही नहीं गया भारत में। तो इन रोड की हवेलियों से सुनने वाली आवाजें या आने वाली छनकार के भरोसे अगर हम कोई समाचार सच मान लें, ये जेन्युइन मान, तो वो उचित नहीं है। क्या कारण है? कोलंबिया जैसा छोटा सा देश अमेरिका को मना कर देता है कि हम तुम्हारे सैनिक जहाज नहीं उतारने देंगे, और जो हमारे डिपोर्ट किए गए हैं अगर वो हमारे ही नागरिक हैं तो हम अपने जहाज से उनको लाएंगे जी। और क्या है कि अमेरिका डिपोर्ट करने से पहले हमारे दूतावास को सूचित नहीं करता कि उसने किन लड़कों को डिपोर्ट किया है, उनकी ABCD क्या है, उनके जन्म पत्री क्या है। वो सीधा उनको की जहाज में कैदियों की तरह हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर भेज देता है, और वो भी मार जहाज में, और उस पर भी सुना ही जा रहा है कि प्रमोद सर, मैं $5,000 लगे हाथ एक बात और आपसे पूछ लेती हूं, जिसमें MEA की तरफ से जो है स्टेटमेंट आई थी और उन्होंने कहा था कि भारत पहले उनकी जो नागरिकता है उसको सत्यापित करेगा, जांच करेगा कि वाकई में वो भारत से गए हुए अवैध प्रवासी हैं या नहीं, या सीधे सीधे इस कथन को, भारत के स्टेटमेंट को स्लैम किया गया है अमेरिकी प्रशासन की तरफ से। नहीं तो अगर ऐसा किया गया है तो भारत ने उसके सामने क्या विरोध उठाया? भारत को उसका जवाब देना चाहिए था जी। भारत को आवाज देनी चाहिए थी। उस जहाज को उतरने क्यों दिया गया? फिर मेरी समझ में ये नहीं आता कि अमेरिका से जो मालवाहक जहाज है उसे अमृतसर क्यों उतारा गया? अगर उसमें अधिकांश गुजरात के थे तो उसे अहमदाबाद उतारना चाहिए था। तो हर चीज में अगर सरकारें अपनी चुनाव और अपनी राजनीति देखेंगी तो देश का तो बेड़ा गर्क होगा, और ये इस कंडीशन में तकलीफ होगी। अब जैसे आज अगर वो पकड़ा गया है गुजरात वाला, और कहते हैं कि अंकलेश्वर में बहुत बड़ी मात्रा में वहां फैक्ट्रियां हैं दवाई बनाने वाली, अब वो क्या दवा बनाते हैं? इससे पहले मुंद्रा पोर्ट से कितना किलो, 3,000 किलो या कितनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रग सप्लाई पकड़ी गई, आज तक उसकी जांच हुई, उसका पता नहीं लगा कि वो टैल्कम पाउडर के नाम पर जो पाउडर आया था वो कहाँ चला गया। तो ये ऐसा नहीं है। दुनिया, आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सबके अपने रिसोर्सेज इतने स्ट्रांग होते हैं जी कि 7 समंदर पार बैठा आदमी भी बता देता है चंडीगढ़ की किस मार्केट में कार सस्ती मिलती है और दिल्ली के सदर बाजार में किस दुकान पर कौन सा बटन सस्ता मिलता है। बिल्कुल। तो जी जानते होंगे कि भारत में क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। जैसे ही वो आंकड़ा आता है कि 18,000 जो है अवैध इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया ये आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उन लोगों के बारे में पता करने के लिए या फिर उन लोगों को भारत की तरफ से मदद करने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए क्या कोई कोशिश नहीं की गई, पहल नहीं की गई? जो सूरत हाल जो विमान से उतरे भारतीयों के दिख रहे हैं, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि कोई डिटेल्स भी जो है पब्लिक में नहीं आ सकी है कि वो कौन लोग थे, किधर से गए और कितने जो है जो संबंध रखते या फिर किस तरह की गतिविधियों में थे जिस स्थिति में उन्हें भारत वापस भेजा गया। इससे पहले कि मैं उत्कर्ष सर से इस मसले पर टिप्पणी लूं, एक छोटा सा ब्रेक जरूर यहां पर लेना चाहूंगी ताकि इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश की जाए कि भारत की तरफ से जब दूसरे देशों में भारतीय पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी रास्ते से पहुंचे हो, असिस्टेंस की बात आती है, किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की मदद की बात आती है, तो इस एपिसोड में अमेरिका से जिस तरीके से उनको डिपोर्ट किया गया, वहां पर इंडियन असिस्टेंस जो है नदारद रही, और अगर नदारद रही तो इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो भारत कितना तैयार है? अमेरिका फर्स्ट इस पॉलिसी पर आगे बढ़ते हुए ट्रंप दनादन फैसले ले रहे हैं, कुछ फैसलों को पलट भी रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर लगाया गया टैरिफ 30 दिनों के लिए टाल दिया है। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा सीनियर जर्नलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। सर, मैं अगर इंडियन डिप्लोमेसी को समझने की कोशिश करूँ या फिर इंडियन मिशन जो कि अमेरिका में है उसकी कार्यशैली को समझने की कोशिश करूं, तो जो मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले था, उस सवाल को आप कैसे देख पा रहे हैं, उसका कैसे आकलन करेंगे? ये जो पूरा एपिसोड हुआ, 104 इंडियंस भेजे गए हैं सेना के विमान से, अमेरिकी सेना के विमान से, और जिस स्थिति में भेजे गए हैं इस पर भी बहस हो रही है। नेहा, असल में आपने जो प्रश्न किया ना, इंडियन डिप्लोमेसी को किस तरह से देखते हैं, दरअसल पिछले कुछ दिनों या सालों में हम सब लोग ये समझने की कोशिश में है कि इंडियन डिप्लोमेसी कैसे चल रही है, क्योंकि बहुत जगह क्लियर नहीं हो रहा है।
बांग्लादेश में क्लियर नहीं हुआ, अमेरिका में अभी पवार जी ने बताया कि कोलंबिया जैसे देश ने कैसे स्टैंड लिया, या मैक्सिको ने कैसे स्टैंड लिया टैरिफ पे, कनाडा ने कैसे स्टैंड लिया टैरिफ पे, चाइना ने कैसे स्टैंड लिया टैरिफ पे। हमने क्या किया? हमने पहले ही उस डिमांड को पूरा कर दिया। हार्ले डेविडसन का मामला इलेक्शन के पहले डोनाल्ड ट्रंप बोला करते थे उस बाइक को लेकर के कि इंडिया में उस पर टैरिफ है, ज्यादा है, हमने तुरंत कम कर दिया। तो हम इस चक्कर में अब खबरें जो फ्लैश करी जा रही हैं वो इस चक्कर में कि साहब दुनिया भर के देशों पे जब टैरिफ बढ़ जाएगा तो हमारा फायदा हो जाएगा जी, हमें रास्ता मिल जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, 5 बिलियन बढ़ जाएगा, हम इसी में खुश हैं। हमारे भाई किसी देश, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है डंकी रूट से गए या क्रिमिनल चार्जेस में गए, तो ऐसा नहीं था ना कि कोलंबिया वाले नहीं गए थे ऐसे जी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में तो लगातार, मैक्सिको से लगातार इस तरह के इमिग्रेंट्स जाते रहे, कनाडा से जाते रहे। आप कुछ तो बोलेंगे, आप बांग्लादेश पर भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप अमेरिका पर कुछ नहीं बोलेंगे, चाइना पर तो आपने कह दिया कि भाई हम, जयशंकर ने कहा था कि हम, ये कोई होशियारी की बात है कि अपने से ज्यादा मजबूत किसी से लड़ा जाए जी। तो आप ले दे के आप क्या करेंगे? आप पाकिस्तान को बीच बीच में कुछ करते रहेंगे, वो भी आजकल नहीं हो रहा है। तो असल बात है कि इंडियन डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी हो या कुछ भी, वो घूम फिर के कहां जाके टिकी हुई है कि सेफ पैसेज फॉर सम पीपुल या पब्लिसिटी गेम फॉर सम पीपुल, फॉर वन पीपुल, और एग्रीमेंट्स फॉर सम बिजनेसमैन। इससे ज्यादा बढ़ के भारत की तरफ से कोई डिप्लोमेटिक मूव बनता दिखाई दे रहा हो, ये हाँ हम ये कह सकते हैं कि मालदीव्स के मामले में थोड़ा लेट सही, लेकिन वहां पर कुछ एक्ट हुआ जी, ये भी बात है। लेकिन आप देखो श्रीलंका के इश्यूज के ऊपर क्या है, बांग्लादेश मतलब नेबरहुड में देख लीजिए, और उसके बाद अब यूएस के ऊपर देख लीजिए, या इवन इजराइल और हमास का जो वार चल रहा था उसमें इंडियन डिप्लोमेसी कहां थी? इजराइल के को फेवर कर रही थी, या वो गजा के लोगों के लिए, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए? भाई एक जगह आप यूएन में पैलेस्टाइन के लिए वोट कर रहे थे और दूसरी तरफ आप इजराइल में लोगों को भेज रहे थे नौकरी करने के लिए। क्या इसे कह सकते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी का सरेंडर किया जाना? क्या ये शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं ये सरेंडर तो नहीं, लेकिन इस अमेरिका वाले इस केस में तो ये चुप्पी बहुत खलने वाली है। भाई सब ठीक है, मैं ये मानने के तैयार हूं बिल्कुल, और ये बात है कि हो सकता है कि ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में, ड्रग पैडलिंग में इन्वॉल्व होंगे, कुछ भी होगा जी। लेकिन सवाल ये है कि इनको लाना और इनको लाने का जो तरीका था वो यूएस आर्मी के या यूएस लॉ के अगेंस्ट यूएस लैंड तक तो चलता है जी, यूएस टेरिटरी तक तो चलता है, चल जाएगा, लेकिन इंडियन टेरिटरी में आप इस तरह से कैसे वो कर सकते हैं? और सवाल ये कि ये लोग कौन है, ये किन सर्कमस्टांसेस में गए थे? हम ह्यूमैनिटेरियन एक्ट बहुत हुए इन लोगों के बारे में एक जानकारी जो कंक्लूड कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यूज नहीं हुए हैं, बहुत हुए हैं और बहुत सक्सेसफुली हुए हैं, बहुत टफ जोन से निकाला है भारत सरकार ने अपने लोगों को। लेकिन इस केस में एकदम साइलेंस, और सब कुछ अब कहां है कि 12 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। फिर वो ट्रंप के साथ एकदम फिर वो गलबैया डाल के हेलो ट्रंप हाउडी मोदी चलेगा और सब कुछ सही हो जाएगा जी। ये डिप्लोमेसी नहीं है जी। मैं समझना चाहूंगी एक इन्फॉर्मेशन जो पंजाब के जो एनआरआई मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अधिकतर लोग तो वो भेजे गए वापस जिनका वर्क परमिट का जो है समय सीमा खत्म हो गई थी और वो उसके एक्सटेंशन में असफल रहे थे, तो कोई इस तरह से क्रिमिनल्स भी नहीं थे। तो फिर तो और ऑब्जेक्शनेबल है
जी। फिर अगर ऐसी बात है कि वर्क वीजा खत्म हुआ है, परमिट खत्म हुआ है, तो आप उनको बेड़ियां लगा के क्यों ले आएंगे भाई? और बेड़ियां ले आके ला रहे हैं, वो तस्वीरें, आप एक प्रोटेस्ट नोट नहीं जारी कर रहे हैं जी। लेकिन अपने पंजाब सिटीजन्स सरकार के लिए। प्रोटेस्ट नोट, पंजाब सरकार के स्टेटमेंट में जो प्रोटेस्ट है, इसको क्या भारत सरकार जो है इस पर क्या चुप्पी साधे रहेगी, या फिर किस तरह का जो है, क्योंकि जो यहाँ के मंत्री है, पंजाब के मंत्री, उनका कहना है कि वो खुद भी अमेरिका से ही आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं बांग्लादेश की स्थिति पर जो है पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा में क्या डिस्कशन हो सकती है, डिस्कशन होगी या फिर अटकलें हैं, प्रमोद पावा जी से समझूं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर स्ट्रेट टॉक के साथ। वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलेंगे डॉक्टर प्रमोद पावा जी के पास। पावा सर, जिस तरीके से मैंने वैसे तो ब्रेक पर जाने से पहले बांग्लादेश पॉलिसी को लेकर आपसे समझने की कोशिश का सवाल किया था, लेकिन मैं पंजाब, क्योंकि पंजाब से आप खुद भी जो है ताल्लुक़ रखते हैं और आप ज़्यादा जानते हैं, ये जो ऐसा राज्य है और यहाँ अगर एनआरआई मामलों के मंत्री इस तरह से बयान देते हैं कि कुछ लोगों का तो वर्क परमिट था और वो वीज़ा जो है समय सीमा उसकी आगे नहीं बढ़ सकी, इस जो मैं सरकारों के बीच अपने नेशनल्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए जो सामंजस्य दिखना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्या राजनीति की भेंट चढ़ रहा है? ऐसे में उन भारतीयों का क्या जो अलग अलग राज्यों से विदेशों में जाते हैं और इस तरह के डॉक्यूमेंट, दस्तावेज संबंधी जो है परेशानियों का सामना करते हैं? अभी आपने इससे पहले एक सवाल किया था, उसका उत्कर्ष सर भी उसके बारे में बात कर रहे थे कि हमारी डिप्लोमेसी को क्या हो गया है। देखिए, ऐसा है कि किसी भी सरकार और विदेश नीति को चलाने के लिए एक पूरा का पूरा तंत्र होता है जो पर्दे के पीछे से सारा काम करता है, सारी स्ट्रेटजी बनाता है और सारा एनालाइज करता है जी। उसको आप डीप कह लें या किसी का अपना अपना इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी है। जब वो इस्टेब्लिशमेंट देश में बदलाव आ जाए और देश के हितों की रक्षा को छोड़कर वो अपनी राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए वहां पर अपॉइंटमेंट्स होने लगे, तो फिर ऐसा ही होता है जैसे हमारी डिप्लोमेसी में है। 2016 में दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम हमारे 150 अफसर बीआरएस लेकर आ गए, जिसमें बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स भी थे, या उनको घर बिठा दिया गया या इस्तीफे दे दिए, या जिन लोगों के एनसीओ थे उन लोगों के प्रोजेक्ट खत्म कर लिए गए। तो ऐसी स्थिति में तो डिप्लोमेसी में यही होना था। जब हमारे दूतावासों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इंडिया की जगह गणतंत्र, पंचतंत्र और बंच ऑफ थॉट जैसी किताबें बंटने लगेंगी, तो फिर हमारी आइडियोलॉजी भी कोई हो जाएगी और हमारी सोच हो जाएगी। और इसी की वजह है कि अगर वो वहां पर उन्होंने ओवर स्टे कर लिया था, जैसा बता रहे हैं आप या पंजाब के मंत्री बता रहे हैं, तो ओवर स्टे करने के बाद उनको डिटेंशन में अगर ले लिया गया था, तो हमें हमारी काउंसलर एक्सेस कहाँ गई? उनको काउंसलर क्यों नहीं मांगी गई हमारे दूतावास की तरफ से? हमारे दूतावास के पास उनकी कोई लिस्ट नहीं है, और बिना हमारे दूतावास की इंफॉर्मेशन के उनको हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर ला दिया गया। तो ये तो, और उस पर भी हमारा विदेश मंत्रालय चुप है, हमारे विदेश मंत्री चुप है। और रही बात बांग्लादेश की, तो देखिए, ट्रंप कोई राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति बनकर अमेरिका के लिए नहीं आया है। जहां तक मेरा अंदाजा है, वो नए वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए आया है, और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत से नए देश बनने हैं। कुछ देश छोटे होने हैं, कुछ बड़े होने हैं, कुछ ग्रेटर स्टेट्स बनने हैं, जैसा उसने कहा कि कनाडा इज माय 51 स्टेट एंड जस्टिन ट्रूडो माय गवर्नर फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा होने वाला है। शेख हसीना भी इस बात को कह गई थी कि वहां पर एक ईसाई स्टेट बनना चाहिए, और आज किसी ने नक्शा भी जारी किया है। तो बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है, अब इन चीजों का सबूत नहीं दे सकते, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी सेना, या आप उसको कहें तो अमेरिकी सेना, इनडायरेक्टली पाकिस्तानी फोर्सेस वहां पर इंप्लीमेंट हो गई हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक थ्रेट है और बहुत बड़ी संकट है। जहां तक बात है मोदी जी के अमेरिका जाने की, तो
हिंदी के अंदर 3 शब्द होते हैं, आमंत्रण, निमंत्रण और बुलावा। और अंग्रेजी में तो सिर्फ इनविटेशन कहते हैं या सम्मन कहते हैं। तो मैं नहीं कह सकता कि ये मोदी जी को निमंत्रण मिला है, आमंत्रण मिला है या उनको सम्मन किया गया है। और अगर सम्मन नहीं किया जाता तो जीतते ही ट्रंप ये नहीं कह देते कि फरवरी में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल विजिट टू यूएसए। बिना हमारी कंट्री उसने कैसे कह दिया? हमारे प्रधानमंत्री कोई वेले थोड़ी है कि वो हुक्म वो हाजिर हो जाएंगे, लेकिन उसने किसी भरोसे पर कहा होगा ना। और अगर उसने उसका पैटर्न देखें, सबसे पहले उसने नेतन्याहू को बुलाया और नेतन्याहू को बुला के अपनी जो भी आइडियोलॉजी थी या जो भी उसकी प्लानिंग थी वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहा। उसके बाद वो हमें बुला रहा है। उससे पहले वो जस्टिन ट्रूडो से बात करा है उसने 2 बार टेलीफोन पर और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से बात की है। तो कहीं ना कहीं वो चाइना को कंटेन करने के लिए या चाइना के सामने भारत को खड़ा करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। और भारत को कहते हैं कि भारत दूध देने वाली गाय है अमेरिका की। तो अगर ऐसा है, वो हमें अपने जहाज, अपने हथियार या किसी भी तरीके से हमसे पैसा वसूलता है तो फिर ये बहुत दुखद होगा और हमारी विदेश नीति का और हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों का बहुत शर्मिंदगी का कारण होगा। मेरा व्यक्तिगत तो यानी इस पूरी जो परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, इसके केंद्र में आप इंडियन डिप्लोमेसी का फेल्योर समझते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी नियुक्तियां हुई 2014 के बाद से जहां पर डिप्लोमेसी को नहीं बल्कि जो है किसी और संबंध को ज्यादा फोकस रखा गया, रेफरेंस दी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उत्कर्ष सर से समझना चाहती हूँ कि ऐसे में क्या भारत अब तक जो बैलेंसिंग एक्ट करता आया था, और क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा अलाय कंट्री भी है, और बात मैं ट्रेड की करती हूँ, मैं चीन के साथ देख पा रही हूँ और अमेरिका के साथ भी ट्रेड देख पा रही हूँ, क्या भारत ये सामंजस्य बिठा पाने की स्थिति में होगा या फिर वो आगे भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अमेरिका के सामने उसका जो सरेंडर का बर्ताव जो शुरू, जैसा कि एक्सप्लेन किया है प्रमोद पाभा जी ने डिप्लोमेसी की भाषा में, इसके क्या मायने निकलने चाहिए, ट्रंप ने जो कहा या फिर इंडियन विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, क्या ये सरेंडर हम आने वाले दिनों में और भी गंभीर विषयों पर भी देखेंगे? अभी ये तो अवैध प्रवासियों का मसला था या फिर बाइक्स पर टैरिफ का मसला था, आगे आप क्या देख पा रहे हैं? हथियार खरीदने की बात वो करते हैं और कहते हैं कि संतुलित व्यापार जो है वो जरूरी होना चाहिए। किस तरह के मसलों पर आप कॉम्प्रोमाइज को बहुत ही भयंकर देख रहे हैं? जैसा बांग्लादेश की पॉलिसी को लेकर इन्होंने प्रमोद सर ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है। देखिए, भारत के लिए बड़ी जटिल स्थिति है। ट्रंप का जो तौर तरीका है वो बातचीत या फॉर्मल चीजों में नहीं है जी। वो बिल्कुल ऑर्डरिंग मोड में रहते हैं। वो ऑर्डर करते हैं कि ये करूंगा, ये करना है, ये करेंगे। आज उन्होंने कह दिया कि गजा को प्लेन कर देंगे और हम अपने आर्मी भेज देंगे, तो वो उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता। दूसरी तरफ भारत का हालिया दिनों में रशिया के साथ उसके कई खासतौर पे आर्म्स के और ऑयल के एग्रीमेंट्स हुए हैं जी। तो और अमेरिका, रशिया, मतलब पुतिन और ट्रंप एक होके पूरी दुनिया चलाएंगे, ये बड़ा कठिन मामला है, समझना फिलहाल के फ्रेम में नहीं है ये। तो अब ऐसी स्थिति में, अच्छा, ईरान को लेके जब प्रेशराइज किया तो भारत ने ईरान के साथ तो अपनी डील में काफी कटौती कर दी। तो अब दिक्कत यह है ना कि आप एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास स्पाइन कितनी स्ट्रॉन्ग है एज ए कंट्री जी। ये जिसका प्रचार भी होता है कि भाई 56 इंच का सीना हो या मतलब दुनिया में डंका बजने वाली बात है, तो अगर डंका बज रहा तो हम ये बात सुन क्यों रहे हैं जी? हम वो सारी बातें सुन क्यों रहे हैं? सवाल ये कि हमारा भी तो स्टैंड कहीं आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने टैरिफ, तो अब टैरिफ का जो सवाल है, आपने कह दिया कि साहब हमने तो अपनी इरेगुलरिटीज जो थी वो अलग अलग टैरिफ थे, हमने सबको कंपाइल करके एक कर दिया, यानी कि कवर कर लिया कि हम, अब ये हमारी इंटरनल पॉलिसी थी, इसमें कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स के लाइन में देखिए तो हार्ले डेविडसन एक बहुत क्लासिक केस है। अब आर्म्स का ट्रंप ये भी बोल चुके हैं
ट्रंप कह चुके हैं कि भारत को हथियार लेने चाहिए, लेने होंगे और और खरीदने ट्रेड होंगे बैलेंस जी। कर। तो अब सवाल ये कि अगर इस स्टेटमेंट के बाद, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो पावा सर ने कही वो बहुत मार्क करने वाली बात है कि शपथ लेने के तुरंत बाद आपने डेट टाइम डिसाइड कर दिया कि अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे। तो कैसे किया, क्या फॉर्मल चैनल था, या आपने बिल्कुल ऑर्डर किया कि साहब आएंगे तो हम जा रहे हैं? क्योंकि देशों की, और इतने बड़े देशों की यात्राएं इतनी जल्दी नहीं प्लान होती है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो या कोई ऐसा मामला हो। और तब जबकि इनविटेशन को लेके, उस सेरेमनी के इनविटेशन को लेके इतनी कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सारी चीजें, तो कुल मिला के ये है ना कि मैं बार बार कहता हूं कि भारत जैसे बड़े देश, जिसके ऊपर ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर कंट्री है, लेकिन अगर अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो मिशन है या जो हमारे बाकी सिस्टम है, सिस्टम अगर या तो साइलेंट हो जा रहा है और या फिर दिखने लग रहा है, वो करे ना करे बात नहीं है, लेकिन वो दिख रहा है कि अच्छा ठीक है जो कर रहे हो करो यार, हम तो अपना ठीक है, हम बात करेंगे, जब पहुंचेंगे बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो ये फिर एक बड़ी इमेज जो होती है ना देश की, जो एक इमेज होती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और एज ए सिटीजन ये कंसर्न है कि ये इतना कैसे कोई इतनी थ्रेटनिंग। अरे भाई यही अमेरिका था ना जिसने 65 में हमको राशन देना बंद कर दिया था, 65 के वार में गेहूं देना बंद कर दिया था। हमने क्या किया उस वक्त? अमेरिका तो तब भी सुपर पावर था जी। तो हम इस अब बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, वो ठीक बात है, ये तो हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे कि दुनिया के नक्शे में बहुत तब्दीली आने वाली है, लेकिन हम कहां हैं? हमें अपनी पोजीशन तो स्ट्रांगली रखनी पड़ेगी ना। हम हर चीज मान ले रहे हैं, हर चीज सुन ले रहे हैं। हमारे लड़के ठीक है, उनके वर्क परमिट खत्म हो गए तो बेड़ी में जकड़ के ले आएंगे आप, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, उसके बाद समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर भारत की जो उपस्थिति है वो अमेरिका की दादागिरी से सीधा सीधा मुकाबला करने में सक्षम भी है। तो क्या उन प्लेटफॉर्म्स का जो भारत की कूटनीति है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही है? यहाँ बात आ जाती है क्वाड की। क्वाड में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमेरिका को क्वाड में भारत की एक मजबूत भूमिका चाहिए। इस स्तर पर जो है क्या बातचीत नहीं हो पा रही है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ट्रंप और मोदी मिलेंगे तो किन किन मुद्दों पर, विषयों पर बातचीत हो सकती है और भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है, इसका इस मुलाकात के बाद क्या इस पर असर पड़ेगा? प्रमोद सर, क्योंकि चीन जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, ऐसे में इस मुलाकात से भारत की अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा लेना देना रहेगा। मैं समझना चाहती हूँ कि उन बातों में कितनी आप मजबूती देख पा रहे हैं, कितना जो है तार्किक ये बातें लगती हैं जब कहा जाता है कि चीन पर जो टैरिफ, चीन के साथ जो अमेरिका का टैरिफ वॉर है वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और ऐसे में क्वाड जिसका मैंने जिक्र किया था, भारत क्या इस मंच का फायदा उठा सकता है? ठीक है, माजरत के साथ मैं आपको टोक दूं, मुझे आदतन शब्दों की बाल खींचने का और क्या कहते हैं बाल की खाल निकालने की आदत है, ये स्वभाव हो जाता है। वैसे भी इस उम्र में बंदा करता ही क्या है, टोकता टाकता ही तो है। आपने इससे पहले एक बात कही कि जो भारत की बैलेंसिंग पॉलिसी अभी तक चलती रही है रूस को लेकर और अमेरिका को लेकर, तो यहाँ मेरा आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं है। आप उसको बैलेंस कह सकते हैं, मैं उसको मानता हूं कि दो नाव में पैर रख के सफर करने वाली बात है। और अगर ऐसा है तो दो नाव के सवार के साथ क्या होता है वो आने वाला वक्त भी बता सकता है और आप भी बता सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा पर क्या बातचीत होगी, क्या वार्तालाप होगा या क्या डिस्कशन होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा पर उन्हें क्या क्या आदेश दिए जाएंगे और क्या वो हुक्म सुन के उसको स्वीकार करके आ जाएंगे। अब ये बात करते हैं इसकी मायशी और फाइनेंशियल्स पर। जी
भारत के हित में कुछ हो या ना हो, लेकिन अमेरिका के हित में तो बहुत कुछ होने वाला है। अमेरिका ये 35 बेचेगा, चाहे वो अलास्का में गिर गया, या अपने कोई और आर्म्स और ऐसे भंगार बेचेगा। जी क्योंकि एक समय था जब तीर तलवारों से लड़ाई होती थी, उसके बाद बम बारूद आ गए, उसके बाद क्लाशनिकोव आ गया, और अब तो पता नहीं कौन कौन से नए एक से एक बड़े बड़े हथियार आ गए। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आज हम जिन जहाजों और टैंकों और तोपों के ऊपर गर्व करते हैं, ये सारे के सारे हमारे संग्रहालय में रखने लायक रह जाएं। और या ये भी हो सकता है कि भारत को किसी ऐसे अनवांटेड वॉर में इन्वॉल्व कर दिया जाए जो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह हो। क्योंकि यूरोप को और भारत को जोड़ने के बारे में ट्रंप ने एक बयान दिया है, उस बयान पर भी ध्यान देना चाहिए। जी हमारा यूरोप के अंदर मिलिट्रिकल या सैनिक हमारा हस्तक्षेप का या इन्वॉल्वमेंट का कोई कंसर्न ही नहीं बैठता, जी हमसे बहुत दूर है। और दूसरी बात जो उसका सर बता रहे थे कि नए नक्शे बनने के चांसेस हैं, इसमें कोई राय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो वहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वो खैबर पख्तूनख्वा को एक बफर स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान और गंडापुरिया वहां के जो भी लोग हैं, एक पख्तूनों के लिए एक अलग स्टेट बनाने की बात चल रही है। जी बलोचिस्तान को चीन के कब्जे में देने या चीन के कब्जे से हटाने की बात भी चल रही है। एक आशंका और एक सवाल मैं आपके विद्वान जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं और जितने हमारे ऑडियंस हैं, मैं उनके लिए छोड़ता हूं, वो उस पर डिस्कस करें और सोचें कि क्या हमारा भारत और हमारे भारत की जो संप्रभुता है ये ऐसे ही रहने वाली है, और अगर अमेरिका और चीन दोनों मिल जाते हैं या अमेरिका, चीन और रूस तीनों ही मिल जाते हैं और मिलकर किसी नई स्ट्रेटेजी पर कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं होता। एक जमाने में रूस और अमेरिका दोनों वार में इकट्ठे थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में जी। तो मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, हम साउथ एशिया को इतने हिस्सों में बांटते हैं, इस हिस्से पर तुम कब एक नई एक याल्टा संधि जैसी हो जाती है, जैसे भारत पाकिस्तान को बांटकर पाकिस्तान के ऊपर ब्रिटेन या अमेरिका का कब्जा रहा तो हम सोवियत खेमे में चले गए। और अगर इस तरीके से खेमेबाजी करके ये तीनों राष्ट्र आपस में, तीनों महाशक्तियां आपस में कोई डिसीजन ले लेती हैं तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल, लेकिन प्रमोद सर, क्या इतना भी आसान होगा कि भारत को इस तरीके से जो है इग्नोर किया जा सके? क्योंकि वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो धन बल तो नहीं है, लेकिन जो है संख्या का जो है एक क्षमता जो है, कैपेबिलिटी है। वी आर द लार्जेस्ट मार्केट। अगर हम देखें कि अगर कंजम्पशन की भी बात हो तो भारतीय बाजार से सभी विदेशी कंपनियों को सीधा सीधा बड़ा सरोकार रहता है। और मैं जहाँ तक क्वाड को भी समझने की कोशिश कर रही थी, अगर आप दो नावों की बात करते हैं तो क्या ये दो नाव अभी भी मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भी ये सही नहीं है, ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है? और भारत की अब ये स्ट्रैटेजी लग रही है कि वो दो नाव में ना सवार होकर अब वो एक नाव और वो अमेरिका की नाव में सवार होता दिख रहा है। एक छोटी सी टिप्पणी आपसे, उसके बाद मैं उत्कर्ष जी से इसी सवाल को समझने की कोशिश करूँ। देखिए, एक कविता का मुझे मुखड़ा याद आ गया कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल हो। जो दीन हो उसको, उससे क्या माफी मंगवानी और उसको क्या माफ करना जी। तो अगर हमारी जनसंख्या है और हमारी परचेजिंग पावर नहीं है तो हम एक भेड़ों की भीड़ की तरह ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आप मान सकें कि हम एक सस्ते गुलाम और सस्ते मजदूर हैं। अगर हमारी साल के अंदर हमारी एजुकेशन डाउनवर्ड गई है और वहां से हम पीछे हटते चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे आज लायक नहीं बन पा रहे से या IIM से जैसे पहले थे, तो फिर अफ्रीकन भीड़ की तरह ही है। हम वहां पर सड़कें बनाएंगे, वेटर का काम करेंगे, टैक्सियां चलाएंगे, उससे ज्यादा उम्मीद रखने की विश्व भी कोई उम्मीद नहीं रखेगा। बिल्कुल उत्कर्ष सर, क्या जिस पॉलिसी को लेकर पहले भारत दंभ भरता था, जो हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, क्या वाकई में समय आ गया है कि तमाम जो जानकार हैं, खुद प्रमोद सर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि दो नाव में सवारी जो है खतरनाक होती है? क्या वो वक्त आ गया है जब भारत को अब जो है फैसला लेना ही पड़ेगा? और ट्रंप के प्रशासन के बाद तो ये मजबूरी सी भी दिखने लगी है। देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट
का रिलेवेंस अब समझ में आ रहा है, और तब और ज्यादा समझ में आ रहा है जब दुनिया के दो महाद्वीपों में युद्ध छिड़ा हुआ है जी। लेकिन जिस तरह से नॉन अलाइन मूवमेंट खत्म हुआ या उसको साइडलाइन कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और नए वर्ल्ड ऑर्डर में हम झुकते चले गए और बीच बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते चले गए, तो वो कहानी तो अब फिर से बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, फिर किनके साथ बनेगी, क्योंकि वो किसी एक कंट्री के पास नहीं हो सकता है, उसमें आपके पास एक अलायंस होना चाहिए। उस अलायंस की दिशा में हम कहां जा रहे हैं, किनके साथ हम बात कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई स्टेटमेंट इसलिए कह रहा हूं कि उससे हमारी मंशा जाहिर हो कि हम नहीं अपने आप को हम एक बिल्कुल स्ट्रांगली तीसरे कोने के तौर पर ले आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो अब ऐसा नहीं दिख रहा है तो समस्या क्या है कि एक्चुअली जो बात है, हमारा पॉलिटिकल, हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड हमारे साथ है, हमारा एरिया हमारे साथ है, हमारा जियोपॉलिटिकल जो प्रेजेंस है, जो वो सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन सवाल ये कि हमारी विल क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी पॉलिसी रिफ्लेक्ट कहां हो रही है जी। क्योंकि पॉलिसी अगर है तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है या फायर फाइटिंग है तो इसका मतलब ये कि पॉलिसी नहीं है आपके पास। तो पॉलिसी सबसे पहले, और पॉलिसी दिखती कैसे है, आप छोटे छोटे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, जो पोजीशनिंग होते हैं, क्वाड में आए हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है, स्ट्रेटेजिकल अलायंस है एक। तो क्वाड में आप हैं किसको रोकने के लिए? चाइना को। इंपोर्ट सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं चाइना, डिपेंडेंसी आपकी चाइना के ऊपर है, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो आप इस क्वाड का प्रेशर आप क्या चाइना पे बिल्ड कर पा रहे हैं या उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो नहीं दिख रहा है। तो समस्या यही है कि अगर आपके पास एक क्लियर पॉलिसी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग विजन नहीं है, तो आप नॉन अलाइन मूवमेंट या चलिए वक्त के साथ नाम बदल जाते, कोई एक अलायंस, चाहे वो अब मान लीजिए G20 हो, वो सब अपनी जगह पे है, बहुत सारे अलायंसेस हैं इस वक्त। हम उसमें सिवाय शोज बनाने के उसका फायदा कितना उठा रहे हैं? हमारा भाई अगर G20 की बात करें, ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल, वो तो बढ़ा ही हुआ है। अगर क्वाड में हम जा रहे हैं तो हम चाइना के ऊपर कहां से प्रेशर बना पा रहे हैं जी। इसी तरीके से वेस्टर्न एशिया को लेके अगर हमारी पॉलिसी में क्या है अभी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। साउथ एशिया तो मान लीजिए बड़ा क्लासिकल केस हो चुका है हाथ से निकलने का, उसमें चाइना का जो इंटरवेंशन जिस तरह से बढ़ा है। तो अब कुल मिला के ये ना कि असली बात सिर्फ एक है कि हमारी पॉलिसी और उस पॉलिसी का रिफ्लेक्शन जी। और ये दोनों चीजें फिलहाल नहीं दिख रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। समय समाप्त हो गया है। उत्कर्ष सर आपका भी और प्रमोद सर आपका भी कि आप आए और अपना समय दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और तमाम वो जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से जुड़े हुए हैं या फिर जिस तरह से भारतीयों की वापसी कराई गई है अमेरिकी सेना के प्लेन के ज़रिए, उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की भी वापसी कराई गई है जिनका वर्क वीज़ा जो है वो समाप्त हो गया था और वो कहीं ना कहीं अपने दस्तावेज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश में थे। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल निकल कर आएंगे। जिन 104 भारतीयों की वापसी कराई गई है उनका जो खास डिटेल है, विवरण है, वो सामने नहीं आ सका है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चाहते हैं कि फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाइए। हमें लिखिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप सीधे सीधे ईमेल भेज सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।